हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और मेरे साथ आज हम लोग सीखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में जो पेपर फर्स्ट है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे साथ सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहला चैप्टर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहले हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट है हमारा अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 1 है जो हम आज सीखेंगे। हम क्या सीख रहे हैं? पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 1 हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहां हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पहला चैप्टर है। इसको सीखने की वजह यह भी है कि यहाँ हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर में 6 चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और सभी चैप्टर में जो भी डिस्कशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ओवर ही है। यानी जैसे अगला चैप्टर है हमारा एलिमेंट्री फंक्शंस ओवर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, और फिर अगला चैप्टर है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर इसी तरह से यानी जितने भी टॉपिक हैं वो सभी कहीं ना कहीं जाकर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए हमें पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की जानकारी होनी चाहिए, तो अगले टॉपिक हमें बेहतर समझ में आए। बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा रियल नंबर्स के बारे में। पहले रियल नंबर पता हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें। रियल नंबर कौन नंबर होते हैं? रियल नंबर का जो सेट है हम उसको R से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर के सेट में 2 टाइप के नंबर आते हैं। एक तो होते हैं रेशनल और दूसरे नंबर होते हैं इर्रेशनल। रेशनल और इर्रेशनल के ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए बस फिलहाल के लिए इतना समझिए कि 2 कैटेगरी के नंबर हैं। हालांकि ये पहले से पता होगा कि रेशनल नंबर कौन होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन होते हैं, ये हम 9th क्लास में सीखते हैं। थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो नंबर कंप्लीटली डिफाइंड नहीं हो पाते। दोज नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स। फिलहाल हम रियल नंबर को इस तरह समझें। कौन होते हैं रियल नंबर? हम जितने भी नंबर्स को जानते हैं या सोचते हैं वो सब नंबर एक्चुअली रियल नंबर ही होते हैं, सिवाय जो नंबरों में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव लिखा हुआ है वो नंबर तो इर्रेशनल होते हैं। वो नंबर तो इमेजिनरी नंबर होते हैं जिनमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होता है, और बाकी सारे नंबर रियल ही होते हैं। चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे फ्रैक्शनल हो, पॉइंट में हो, रूट में हो, सभी नंबर रियल ही होते हैं, सिवाय वो नंबर जिनमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है। सिर्फ वो नंबर इमेजिनरी होते हैं, उसके अलावा सभी नंबर रियल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये समझ लेना आसान रहेगा कि कौन नंबर रियल होते हैं। सभी तरह के नंबर रियल ही हैं। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है अगर तो नंबर इमेजिनरी है, अदरवाइज नंबर रियल नंबर ही होता है। यानी कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव है, जैसे अंडर रूट के अंदर कुछ भी नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये वाला नंबर तो होता है इमेजिनरी। इसके अलावा सभी नंबर रियल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, तो एक तो हमें ये क्लियर रहना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर कौन और रियल नंबर कौन, और ये समझना बहुत आसान भी है। सभी तरह के नंबर हमने बोला, चाहे माइनस में है या प्लस में है, फ्रैक्शनल है या रूट में है या डेसिमल में है, सब नंबर रियल ही हैं। बस उन नंबरों को छोड़ दें जिनमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है तो वो नंबर होते हैं इमेजिनरी।
ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted by Z। जनरली कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसे शॉर्टली Z से डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड एज। और डिफाइन कैसे करते हैं कि भाई ये चलो Z तो नाम हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम Z से डिनोट करते हैं वो इस तरह का दिखाई देता है, Z इक्वल x प्लस आई वाई। ठीक है, Z एक तरह से निकनेम हुआ और एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर कौन होता है, इस टाइप का नंबर जो x प्लस आई वाई के स्टाइल में दिखाई दे वो नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, दो चीजों से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और ये वाला जो पार्ट होता है ये इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इसको इमेजिनरी पार्ट इसलिए बोलते हैं हम स्टूडेंट्स क्योंकि यहां पर आई है, और ये जो आई है इसका नाम होता है आयोटा। वेयर ये जो आई है इसका नाम होता है आयोटा, और ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। आई का नाम है आयोटा और ये वास्तव में एक इमेजिनरी नंबर होता है। आई की वैल्यू क्या होती है, √-1। हालांकि बच्चों ये टॉपिक हम 12th में भी पढ़ते हैं, ये 12th का ही एक तरह से रिवीजन है, लेकिन ये पहले रिवीजन कर ले फिर आगे के टॉपिक पढ़े तो वो बेहतर समझ में आते हैं। तो आई एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर चूंकि इस पार्ट में आया इसलिए हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। एक और बात समझे बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने इस तरह लिखा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कई तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी कई तरीके से लिखा जा सकता है। उनमें से ये वाला जो लिखने का तरीका है इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म, जिस तरह से यहां हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा Z x प्लस आई वाई, ये वाली फॉर्म जनरल फॉर्म बोली जाती है। ठीक है, एक और बात नोट करने की है, जैसे कि ऊपर बताया गया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से बना होता है, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। लेकिन इसमें एक बारीक सा पॉइंट ध्यान करना है तुम्हें, ये जो x होता है x और y ये दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं। x भी रियल नंबर होता है और y भी रियल नंबर होता है। ऊपर इसको इमेजिनरी पार्ट कहा गया, लेकिन किसको इमेजिनरी पार्ट कहा, i इंटू वाई पूरे को इमेजिनरी पार्ट कहा गया। अगर इंडिविजुअली y की बात करें, सिर्फ y की बात करें या सिर्फ x की बात करें तो ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं। ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट इस वजह से बनता है क्योंकि इसके इनटू में यहां i होता है, i होने की वजह से ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, अगर i के बिना हम सिर्फ y की बात करें तो y एक रियल नंबर ही है, लेकिन इस रियल नंबर में क्योंकि i की मल्टीप्लाई हो गई है इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर रहे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो x प्लस आई वाई की फॉर्म में दिखता है उसमें x और y दोनों रियल नंबर्स होते हैं। हाँ, अगर हम x प्लस आई वाई की बात करें तो उसमें x रियल पार्ट होता है और आई वाई, आई सहित बोलेंगे, आई वाई तो बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। अगर हम पर्टिकुलरली y की बात करें तो y यहां पर रियल नंबर ही होता है, x भी रियल नंबर होता है और y भी रियल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहें कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और वो है 5 + 2i,
या i इंटू 2 लिखते हैं ऐसे, बिल्कुल इस तरह दिखाने के लिए 5 प्लस i इंटू 2। तो ये बात तो ठीक है कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन बच्चों यहां पर 5 तो रियल नंबर ही है ना, और 2 भी रियल नंबर ही है। इमेजिनरी पार्ट तो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके इनटू में i आया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमने अभी बताया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका ये है और इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और तरह भी लिखा जा सकता है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे z इक्वल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो ये तो जनरल फॉर्म हो गई। ये कैसी फॉर्म है? ये तो जनरल फॉर्म है। लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं x कोमा y। अगर कोई कहे कि x कोमा y is a complex number, it means that it is x plus iy। लिखा भले ही इस तरह गया है लेकिन इसको समझा जाएगा x plus iy ही। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इस फॉर्म को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम ये समझा रहे हैं कि इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्यों बोलते हैं। देखिए ये पेयर में है, ये तो ठीक बात है। पेयर मतलब ये जोड़े में लिखा गया है, तो पेयर में तो है ही ये। ऑर्डर्ड पेयर, किसी पेयर को ऑर्डर्ड पेयर कब कहते हैं? जब पेयर के एलिमेंट की पोजीशन फिक्स हो। समझे? अगर किसी पेयर में पर्टिकुलर पोजीशन पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए फिक्स है तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। हम ऑर्डर्ड पेयर को इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास शूज हैं, हम पैर में जो शूज पहनते हैं वो भी पेयर में होते हैं, लेकिन वो पेयर ऑर्डर्ड पेयर होता है। उनकी पोजीशन फिक्स होती है ना, जो लेफ्ट में पहना जाना है वो लेफ्ट में ही पहना जाता है, और जो राइट का शूज है वो राइट में ही पहना जाता है। ऐसे तो होता नहीं ना कि कभी राइट वाला लेफ्ट में पहन ले, लेफ्ट वाला राइट में पहन ले। अगर दिमाग ठीक है तो ठीक ही पहनेगा आदमी, राइट वाले शूज को राइट में पहनेगा, लेफ्ट वाले शूज को लेफ्ट में पहनेगा। तो दैट सिचुएशन इज ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। यानी पेयर में अगर जो एलिमेंट है उनकी पोजीशन फिक्स हो। और यहां क्या पोजीशन फिक्स होती है? हमें पहले हमेशा रियल पार्ट लिखना होता है और बाद में हमेशा इमेजिनरी पार्ट लिखना होता है, ठीक है। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखते हैं तो ये नहीं होता कि कोई भी कहीं लिख दे। चूंकि ये फॉर्म ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, यानी क्रम, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, क्रम निर्धारित है। क्या क्रम निर्धारित है? कि पहले रियल पार्ट ही लिखा जाता है और फिर इमेजिनरी पार्ट ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें इफ z इक्वल 2,3, देखिए यहां i लिखा नहीं गया है, ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट की तरह है। जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होते हैं ना। जब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलते हैं तो कोऑर्डिनेट भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होते हैं कि पहले x कोऑर्डिनेट ही लिखा जाना है और फिर y कोऑर्डिनेट ही लिखा जाना है। ऐसे ही जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है पहले रियल पार्ट लिखा है और बाद में इमेजिनरी पार्ट लिखा है। तो अगर हम ये कहें कि ये z इक्वल 2,3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर इट मीन्स दैट, तो इसका मतलब होता है z इक्वल 2 प्लस 3i। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मतलब होगा ये। तो अब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 फॉर्म्स के बारे में जान चुके हैं। पहली जनरल फॉर्म x प्लस आई वाई और दूसरी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म यानी x कोमा y। कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और तरह से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है जिसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर सेम, माने एक ही नंबर को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है,
और एक और तरीका है जिससे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो बच्चों पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसका एक और नाम भी होता है, इसको मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म भी बोलते हैं, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। एक और नाम भी होता है पोलर फॉर्म का, हम इसको मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो कौन है ये मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या पोलर फॉर्म? एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल r, ये स्मॉल r है, थोड़ा अजीब सा लगता है, कुछ लोग r ऐसे बनाते हैं, चलिए हम भी ऐसे बना दे रहे हैं, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये फॉर्म बोली जाती है मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। ठीक है, यहां एक बात बता दें बच्चों, जैसे 9th 10th में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे, तो कोऑर्डिनेट में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं x और y। उस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस तरह का एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे किसी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y होते हैं, वैसे ही अगर हम उस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट बोले तो वो r और थीटा होते हैं। ये आगे अपनी बुक्स में पढ़ोगे, जब ज्योमेट्री की बुक पढ़ोगे, 3rd बुक पढ़ोगे, तो वहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाए जाएंगे कि दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फिलहाल इतना ही बता रहे हैं कि जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x, y, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे r, थीटा। किसी अनदर वीडियो में हम ये डिटेल में समझाएंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है। हालांकि ये दोनों कोऑर्डिनेट एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेबल होते हैं। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको भी पोलर फॉर्म इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पोलर कोऑर्डिनेट यूज हुए हैं। r और थीटा की फॉर्म में है ना, हम जानते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट, साइड में थोड़ा सा हिंट लिख देते हैं, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो किसी पॉइंट के तो वो तो होते हैं x, y टाइप, और पोलर कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो किसी पॉइंट के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं r, थीटा। तो r और थीटा की फॉर्म में है ये भी, इसीलिए हम इसे पोलर फॉर्म बोलते हैं, मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म भी बोलते हैं। यहां पर एक चीज और समझिए, ये जो r है ना, ये r, वेयर ये r जो हमने लिखा इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो थीटा है इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, इसीलिए इसका नाम है मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। इस थीटा को आर्ग्यूमेंट भी कह देते हैं, कुछ लोग इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहां तक हमने जाना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 फॉर्म होती है। कौन कौन सी? एक तो जनरल फॉर्म, दूसरी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म और तीसरी पोलर फॉर्म। एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में,
जनरल फॉर्म मतलब x प्लस आई की फॉर्म में। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, यानी कि x, y की फॉर्म में, और हम चाहें तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में। अच्छा, ये जैसे तीन फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो तीनों एक दूसरे में एक्सचेंजेबल है, यानी ट्रांसफॉर्मेबल है। हम जनरल फॉर्म को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, या जनरल फॉर्म को पोलर फॉर्म में, या पोलर फॉर्म को जनरल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। आगे हमें सीखना है कि हम किसी जनरल फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हालांकि शायद ये तुम लोगों ने 12th क्लास में भी सीखा होगा, एक बार कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। अभी हम सीख रहे हैं रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज में कुछ, हालांकि भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ और पॉइंट भी हमें बता रहे हैं, पहले ये कन्वर्ट करना सिखा देते हैं। तो एक्सरसाइज तो असल में बच्चों चैप्टर नंबर 1 में है ही नहीं, उसमें कुछ एक 5-7 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं दी हुई है, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं 5-7। तो उनमें से एक एग्जाम्पल कहा किसी ने हमें, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है बुक में। वो कह रहे हैं फाइंड द मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म ऑफ 1 प्लस आई। किसी ने हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, हम देख सकते हैं ये जनरल फॉर्म में है, और वो कह रहा है कि हमें इसकी मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म लानी है। तो मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म के लिए क्या करेंगे हम, गिवन है z इक्वल, जो भी दिया इसने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे वो हमें, जब हमें उसे मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो हम दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा प्लस i sin थीटा के इक्वल कंसीडर करेंगे। ये हमारे लिए इक्वेशन 1 है। हमें जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिड्यूस करना हो, यानी कि मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस करना हो, तो हम दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख लीजिए, जेड मत लिखे तो लेट, हमने मान लिया कि ये जो 1 प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी जो मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म है, मान लीजिए वो ये है। तो अब यहां पर इस फॉर्म में दो चीजें अननोन है, एक r और एक थीटा। हमें r और थीटा की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तब जाकर असली पोलर फॉर्म पता चलेगी कि क्या है। ये तो सिर्फ नाम के लिए है कि कोई पोलर फॉर्म इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ऐसी दिखेगी, लेकिन पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए r और थीटा की वैल्यू अलग अलग होती है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए r कुछ और होगा, थीटा कुछ और होगा, जो हमें यहां मेजर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर करते हैं। देखिए बच्चों, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल लिखे गए हों तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है,
दोनों साइड लेफ्ट और साइड, यानी लेफ्ट साइड में जो रियल पार्ट है वो राइट साइड में रियल पार्ट के इक्वल होता है, और लेफ्ट साइड में जो इमेजिनरी पार्ट है वो राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो यहां लेफ्ट साइड में रियल पार्ट कौन है? 1, तो 1 इक्वल, और राइट साइड में रियल पार्ट कौन है? r की मल्टीप्लाई जब अंदर हो जाती है तो रियल पार्ट आता है r cos थीटा। अच्छा, लेफ्ट में इमेजिनरी पार्ट कौन है? वैसे तो इमेजिनरी पार्ट ये i है, लेकिन जब हम दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ i के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। वैसे अगर हम i सहित लिखेंगे दोनों तरफ, तो सोचिए दोनों तरफ जब i लिखा होगा तो i से i तभी भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम सीधे सीधे i के कोफिशिएंट्स ही कंपेयर कर लेते हैं दोनों तरफ। तो इस तरफ i का कोफिशिएंट है 1, और दूसरी तरफ अगर i के कोफिशिएंट की बात करें तो ये भी ध्यान देना है कि r की मल्टीप्लाई भी है अंदर, तो दूसरी तरफ i का कोफिशिएंट आता है r sin थीटा। यहां पर हमारे पास r और थीटा में दो इक्वेशंस बन गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम r और थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? इन दोनों को स्क्वायर करिए और ऐड करिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो जब स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इधर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब r स्क्वायर तो कॉमन आ जाता है, तो अंदर बचता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1, और इधर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये हो जाता है 2, तो r स्क्वायर इक्वल 2। अब अगर r इक्वल करें तो r इक्वल आता है अंडर रूट 2। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में दो चीजें अननोन होती हैं, एक r और एक थीटा। हमें r पता चल गया है, अब थीटा पता करना है। तो थीटा पता करने के लिए क्या करिए, r की इस वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में रखिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो यहां से देखिए r की जगह जैसे हम √2 रखेंगे, और वो √2 अगर हम इस ओर ले आए तो cos थीटा इक्वल दिखाई देता है 1/√2। और इसी तरह अगर हम यहां r की जगह √2 रखेंगे और वो √2 अगर हम इधर ले जाएं तो sin थीटा इक्वल आएगा 1/√2। अब हमें एक ऐसा एंगल सोचना होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो, यानी थीटा की कोई ऐसी वैल्यू सोचिए जिस पर cos भी 1/√2 देता हो और sin भी 1/√2 देता हो। तो ये आराम से पता चल जाता है थीटा की ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है। cos 45 उसकी वैल्यू भी 1/√2 आती है, sin 45 उसकी वैल्यू भी 1/√2 आती है। तो यानी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई करती है। तो थीटा इक्वल 45 डिग्री, या रेडियन में लिखें तो π/4। तो देखिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में दो अननोन है r और थीटा, और उनमें से हमें दोनों अननोन अब पता चल गए हैं, r भी और थीटा भी। तो हेंस 1 प्लस i जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म हमने ये कंसीडर की थी, इसमें r और थीटा की वैल्यू फिल कर दीजिए। तो r की वैल्यू है √2 और cos π/4 प्लस i sin π/4। तो इस तरह से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। अगले चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 2 में इस काम की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसीलिए सिखाया गया है। एक और क्वेश्चन को हम करके दिखा रहे हैं। मानिए
देखिए इस बार किसी ने हमें क्वेश्चन दिया कि -1 - i, ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म यानी पोलर फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो प्रोसेस सेम है बिल्कुल। लेट, ये 3 है एग्जांपल शायद बुक में। लेट, ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पोलर फॉर्म मानते हैं और हमेशा हम यही वाली पोलर फॉर्म मानते हैं, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। और अब हमारा काम है कि हम r और थीटा की वैल्यू मालूम करें। तो उसके लिए अभी पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करिए। इक्वेटिंग या कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करिए। तो इधर रियल पार्ट कौन बैठता है, -1, और दूसरी ओर रियल पार्ट बैठता है r cos थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इधर इमेजिनरी पार्ट के कंपैरिजन में हमने कहा था कि हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ i के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। अगर i सहित कंपेयर करोगे तो इधर लिखोगे -i और इधर लिखोगे i r sin थीटा। अगर दोनों तरफ i लेंगे तो i से i कैंसिल हो ही जाएगा, इसलिए हम i शुरुआत से ही नहीं ले रहे हैं, बस i का कोफिशिएंट ले रहे हैं। -1 है इधर i का कोफिशिएंट और दूसरी ओर i का कोफिशिएंट है r sin थीटा। r की वैल्यू मेजर करने के लिए स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों तरफ स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए। तो -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर और इधर ये आ जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाता है, तो r स्क्वायर, और इधर -1 का स्क्वायर भी +1, ये भी +1, तो ये आ जाता है 2। तो यहां से हमारी r की वैल्यू आ गई है √2। अब r की इस वैल्यू को फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में रखिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस में r की ये वैल्यू रख दीजिए। तो जब हम r की वैल्यू यहां रखेंगे तो यहां से cos थीटा इक्वल आता है -1/√2, और यहां रखेंगे तो यहां से sin थीटा इक्वल आता है -1/√2। अब फिर हमें एक ऐसा एंगल ढूंढना है जिस पर cos की वैल्यू -1/√2 आती हो और sin की वैल्यू भी -1/√2 आती हो। तो हम बताते हैं कि यह एंगल कैसे और कहां मिलेगा। देखिए cos की वैल्यू भी नेगेटिव है, sin की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो हमें ये देखना होगा कि क्वाड्रेंट्स में ऐसा कहां होता है जहां पर cos भी नेगेटिव आता हो और sin भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और यहां पूरा एक राउंड ओवर हो जाता है 360 डिग्री। तो जैसे यहाँ cos की वैल्यू भी माइनस है, sin की वैल्यू भी माइनस है, तो हमें क्वाड्रेंट में देखना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में ऐसा होता है जहां cos भी माइनस हो, sin भी माइनस हो। ये वाले क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं। ये वाले क्वाड्रेंट में sin भी नेगेटिव होता है और cos भी नेगेटिव होता है। तो यानी जो हमारा एंगल आएगा वो इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में आने का मतलब 180 से ज्यादा और 270 से कम। तो ऐसा कौन एंगल है? 1/√2 45 की वैल्यू आती है, तो cos 180 प्लस 45 करिए, यानी cos 225, तो थीटा इक्वल 225 डिग्री आता है। 225 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलें तो यानी π/180 कर दें तो ये शायद 15 से कट जाता है। फिफ्टीन ही होता है शायद, और 15 1 और 15 2,
और 5 3 जा 15, 5 4 जा 12, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई नहीं, 5 3 जा 15 नहीं 5 से निकलेगा, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो ये आ गया 5 पाई बाई 4, यानी कि थीटा की ये वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करती है। तो दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए, पुटिंग या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 से, तो -1 माइनस आई इक्वल हमारा आएगा √2 cos 5 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 4। तो ये दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ गई है। तो इस तरह से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदलते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिड्यूस करने का। एक दो पॉइंट और हमें बताने हैं बस। देखिए जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और वो x प्लस आई वाई है, तो z बार ये किस बात को डिनोट करता है? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करता है। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे मिलता है हमें? दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर में i की जगह माइनस आई रिप्लेस करने से आता है। इट इज ऑब्टेन्ड ऑन रिप्लेसिंग i by minus i in z। जो z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें i की जगह माइनस आई रिप्लेस करने से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, कॉन्जुगेट आता है, यानी x माइनस आई वाई। ठीक है, ये बात को ध्यान से समझिए जरा। देखिए बेसिकली हम कॉन्जुगेट का क्या मतलब समझते हैं कि अगर प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, दो टर्म के बीच में प्लस है तो माइनस होगा कॉन्जुगेट, और अगर माइनस है तो प्लस होगा। ये ठीक है, नॉर्मली ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये मतलब ना समझें कि बीच में प्लस है तो माइनस लगाना है और माइनस है तो प्लस लगाना है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आई की जगह माइनस आई रिप्लेस करने से आता है, ना कि प्लस की जगह माइनस करने से। इसको ऐसे समझ लीजिए। अब मानिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z -1 माइनस आई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? z बार। कॉन्जुगेट को डिनोट तो z बार से करते हैं, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? -1 प्लस आई। बिल्कुल ऐसे लगा जैसे बीच में माइनस था तो प्लस कर दिया, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या? i की जगह माइनस आई रिप्लेस किया गया है। ये ऐसे समझ में आएगा। अगर 2i लिखा है, अब तो कहीं बीच में माइनस प्लस नहीं है ना, लेकिन अगर हम कहें z बार तो वो क्या होगा? -2i। समझ गए वो बात? जब बीच में दो टर्म दिखती हैं और बीच में कोई साइन दिखता है तो हमें लगता है कि प्लस को माइनस कर दिया या माइनस को प्लस कर दिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लाने के लिए हमें i की जगह माइनस आई रिप्लेस करना होता है। जैसे ये 2i है तो हमने i की जगह जब माइनस आई रिप्लेस किया तो वो माइनस के 2i बना। या मानिए कोई कहे कि z इक्वल है e⁻i थीटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z बार ये हो जाएगा e⁻−i थीटा। आई होप समझ गए होंगे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब होता है, डिनोट कैसे करते हैं, ये भी समझ गए हैं। एक और नोट याद रखिएगा, इफ z इक्वल x प्लस आई वाई है तो मोड z, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। वो पोलर फॉर्म में r को भी मॉडुलस ही बोलते हैं, और वो यही वाला मॉडुलस होता है
मॉडुलस ऑफ जेड, और इसकी वैल्यू होती है √x² प्लस y², मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आता है मॉडुलस ऑफ जेड। इसको डिनोट ऐसे करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है बच्चों। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 1 में यही सिखाया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसकी क्या क्या फॉर्म है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में ये सारा काम इतना ही है। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट्री फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए, हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए। ठीक है, बस इस